मैं अपने 21 वर्ष के कैरियर में अनुभव में अक्सर ये देखा है कि बच्चों में तैयारी की इच्छा तो बहुत होती है, बहुत बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन मैं उनसे पहले करता हूँ कि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कॉन्सेप्ट, बार बार इसका यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अक्सर उनका आंसर होता है जिससे मुझे ये अनुभव होता है या लगता है कि कॉन्सेप्ट की सही मीनिंग उन्हें नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं इसी पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली में जब हमारी विचारधारा सामने वाले की विचारधारा से मिलने लगे तो उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे मैं समझा सकता हूँ कि जैसे किसी दोस्त के लिए मैं कोई स्वीट ही खरीदने गया और उसको कोई साथ में मेरे है वो दूसरा स्वीट खरीद रहा है, तो मैं अचानक से बोलूँगा नहीं नहीं उसको ये स्वीट पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं उसको जान चुका हूँ, मेरी और उसकी विचारधारा मिलने लगी है। और इसका अगर बड़ा एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, उनसे लोगों की जब विचारधारा मिलने लगती है तो उसके लिए वो लोग जीने मरने तक का प्रश्न बना लेते हैं। ये विचारधारा का मिलना होता है। विचारधारा अगर ज़्यादा मिलने लगती है तो उसको आदमी इतना समझने लगता है जैसे खुद को, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद को समझे ना समझे उसको ज़्यादा समझने लगता है। ऐसा कई बार देखा गया है। इसके अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर करें, कॉन्सेप्ट का कैसे सही यूटिलाइज़ करें। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी जो हैं वो सीधा बुक उठाएंगे, बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि कोशिश ये करना चाहिए कि एक तो सेलेक्टिव बुक्स पढ़नी चाहिए, रेफरेंसेस बुक पढ़नी चाहिए, संदर्भित बुकें जिसमें रेफरेंस दिया हो। टेक्स्ट बुक से थोड़ा दूरी ही बना के रखना चाहिए, खासकर यूपीएससी या सीजीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा में जब तक आप किसी आंसर को संदर्भित नहीं देंगे तब तक वो इम्प्रेसिव नहीं होगा, उतना प्रभावशाली नहीं होगा और फिर उसमें आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कोई भी बुक जब हम उठाएं, एक तो रेफरेंस बुक उठाएं और उस बुक के लिखने वाले राइटर के बारे में ज़रूर थोड़ा सा होमवर्क करें कि ये कौन है, ये किस विचारधारा का है। जैसे कुछ हैं, हम उनके बारे में जानते हुए डायरेक्ट वो कुछ भी लिखे, हम कह सकते हैं कि वो इस बारे में लिखे होंगे। जैसे ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं, ये गांधीवादी विचारधारा के हैं, तो वो कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी कहेंगे तो उसमें वो विचारधारा आएगी ही आएगी। इसी तरह जैसे इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। छोटे छोटे उदाहरण से समझना बहुत आसान होता है। जैसे अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ पहली क्लास में कि हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। सभी के सभी बच्चे तुरंत आंसर देंगे कि राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। फिर मेरा अगला प्रश्न होता है कि हमारा राष्ट्रीय फूल कमल ही क्यों? तो मेरे अनुभव के अनुसार तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसको बता ही नहीं पाते हैं। सोचने लगेंगे सर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, या तरह तरह के आंसर देंगे, लेकिन आंसर नहीं दे सकते हैं, इसके बहाने बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट से दूर हैं। क्यों? क्योंकि शायद इनको इस तरह से फैकल्टी नहीं मिलती है, कोई समझाने वाला नहीं मिला, या यहाँ वो माहौल नहीं रहा, वो उस तरह का वातावरण नहीं रहा जैसा कि वातावरण होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे राष्ट्रीय फूल कमल, तो अगर इस बारे में अगर बच्चे थोड़ा जाने या उनको बताया जाए कि राष्ट्रीय फूल के दो कारण हैं, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल क्यों है। इसका एक तो ट्रेडिशनल पारंपरिक कारण रहा है कि शुरू से ही हमारे जो बड़े बड़े गॉड्स हैं, जो गणेश हैं, लक्ष्मी हैं, ये सब कमल पे विराजमान होते थे। हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को अगर देखा जाए तो उसका भी प्रतीक चिन्ह हमने रोटी और कमल को बनाया था। लेकिन अगर संवैधानिक कारण की बात की जाए, क्योंकि हमने संविधान जब बनाया तो हमारे संविधान में हमने एक एक चीज़ को बहुत सोच सोच कर रखा, और हमारे संविधान जो निर्माता थे वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, और किसी भी चीज़ को संविधान में जगह देने से पहले
बहुत बार इस पे डिस्कस हुआ, बहुत सारे वाद विवाद हुए, तब जाकर इन चीज़ों को स्थान मिला। तो संवैधानिक कारण इसका ये था कि हम एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुए थे, बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी इसकी हमने, और इसमें हमारे यहाँ स्थायित्व की कमी थी। तो कमल का जो फूल है ये स्थायी स्टेबल वाटर में होता है, स्थिर पानी में होता है। उसी तरह हमारे भारत को भी स्थिरता देगा, हमारे इंडिया को भी स्टेबिलिटी देगा, और इस तरह हमारा भारत भी स्थिर रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप देखना स्थिरता को या स्थिर को मैच्योर माना जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल्स देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों से प्रश्न करता हूँ मैं कि हम किस महाद्वीप में रहते हैं, बच्चे तुरंत आंसर देंगे एशिया महाद्वीप में रहते हैं। फिर एशिया महाद्वीप, व्हाट इज़ एशिया, क्या एशिया? मैं उनसे पूछता हूँ कि एशिया क्यों, एशिया का कुछ और नाम भी तो हो सकता था, एशिया ही क्यों कहते हैं, नहीं बता पाते हैं। अगर ये सब अगर हम जानें, जैसे मैंने अभी बताया राष्ट्रीय फूल कमल, तो अगर 20 शब्द में कोई कहे लिखना तो लिख सकते हैं। तो ठीक है, हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनमें तो हम ये क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मुख्य परीक्षा की बात आती है वहाँ के रुक जाएंगे। या मान लीजिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में हम अगर ये नहीं बता पाएंगे तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ तक अब रही बात पढ़ाई का प्रश्न, तो पढ़ाई में अफवाहों से काम नहीं चलता है, यहाँ संदर्भित जानकारी चाहिए रहती है। जैसे अब एशिया के बारे में मैं बता रहा था कि एशिया का नाम एशिया क्यों पड़ा, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ फर्स्ट जो आधुनिक भारत में पहला विदेशी आया पुर्तगाल से, वास्को डी गामा, जिसने भारत की पहचान की, वो जब यहाँ आया और यहाँ से भारत से जब वो पुर्तगाल गया, तो आप लोग ज़रा सोचो पुर्तगाल जाते समय वो क्या कहा होगा, उससे पूछा गया होगा कि आप कहाँ से आए हो, तो क्या आंसर दिया होगा? तो उसने कहा कि मैं एशिया से आया हूँ। एशिया यानी पुर्तगीज़ डिक्शनरी में इसका मतलब होता था हमसे जो पूर्व का देश, हमसे भी जो पूर्व में है, ईस्ट में है। और इस तरह ये एशिया धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। फिर आप लोग जानते ही हो इंडस, इंडस से इंडिया पड़ गया नाम। तो इस तरह ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, जैसे दूसरी बात हम ले लेते हैं, कई लोगों को यही नहीं पता है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी सीधा मोर बोल देते हैं, जबकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी फीमेल मोर है। क्यों नर मोर है, सॉरी, मेल मोर है। मेल मोर इसलिए कि मेल मोर के सर पे ताज होता है, फीमेल मोर के नहीं। तो इसलिए हमने मेल मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, लेकिन साधारणता भाषा में सब यूज़ करेंगे कि मोर है। तो ठीक है, आम जनसाधारण के लिए तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी को तो फैक्ट जानना होगा, विद्यार्थी को तो एक्चुअल जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसी छोटी छोटी जो जानकारियां हैं हमारे उत्साह को बढ़ाती हैं। अब यहाँ बात आती है कि हम कुछ भी पढ़ें तो उसको कैसे पढ़ें। तो हम लोगों की अक्सर आदत रहती है, शायद ये हमारे परंपरा में ही रही है शुरू से, कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि कहावत भी है इंग्लिश में, हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस क्यों? क्योंकि हम किसी चीज़ की आधी जानकारी रखते हैं, आधी जानकारी नहीं रखते हैं, तो हम उसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता सकते, उस पर पूरी तरह से बात नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कि कोई भी चीज़ हम पढ़ें, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इसमें 100% पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का आप रिज़ल्ट देखो तो हद से हद 70%, 75%, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो यहाँ पे हमको एक प्रोफेशनल स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, कैसे कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और जो पढ़ें वो कंप्लीट पढ़ें। अगर आप 60% ही पढ़ते हो लेकिन वो पूरा पढ़ते हो, कंप्लीट नॉलेज लेते हो, तो वो 100% से ऊपर हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी जीवन रहता ही है थोड़ा डाइवर्टिंग नेचर, थोड़ा घबराहट, थोड़ा जल्दीबाजी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। जैसे एक एग्जाम्पल होता है ना, कहते हैं ना, कम खाओ अच्छा खाओ, तो उसी तरह कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की बात करते हैं, अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? तो ईयर पढ़ के लोग छोड़ देते हैं। 1962 में तो शुरू हुआ। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है,
ये पहला किसको दिया गया था। इसी तरह द्रोणाचार्य अवार्ड 1985, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है। जैसे इसका पहले, अब तो लोग एसटीडी नहीं करते हैं, जैसे एसटीडी का फुल फॉर्म, तो एसटीडी का कई लोग से पूछो तो फुल फॉर्म बता देते थे, लेकिन जैसे ही पूछो कि ये स्टार्ट कब हुआ इंडिया में, तो नहीं बता पाते थे। ये पहली टेस्टिंग कहाँ हुई थी, नहीं बता पाते थे। तो यहाँ मेरे बताने का तात्पर्य है कि जो भी हम पढ़ें वो कंप्लीट पढ़ना चाहिए, पूरी तरह से।